दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि हम अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बीहाइव डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द फन दे हैड। अब इसी चैप्टर में आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम गिवन है, दैट इज द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस पोएम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स कह सकते हैं ऑफ दिस पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड दिस पोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि इस पोएम में जो मैसेज आपको मिल रहा है डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो कि आपको आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है इससे मैसेज, दैट इज द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर, दैट डिसाइड्स व्हाट you will be known for। यानी कि इस पोएम में आपको जो मैसेज दिया है बाय दिस पर्टिकुलर पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट द डिसीजंस यू टेक इन योर लाइफ, एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू विल बी नोन फॉर और व्हाट यू विल बिकम इन योर कमिंग फ्यूचर। तो ये जो पूरी पोएम है इसमें कैसे चॉइसेस के बारे में, डिसीजंस के बारे में मैसेज दिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बात हुई है ना, द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे 2 से 3 ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं अपने सामने। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने 10th स्टैंडर्ड को पास कर लोगे, यू विल क्लियर 10th बोर्ड एग्जाम्स विथ वेरी गुड ग्रेड्स, देन क्या होगा, देखो ऑब्वियसली अभी 9th है, यू विल देन गो टू 10th स्टैंडर्ड, यू विल गिव योर 100% स्कोर, वेरी गुड मार्क्स, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, 11th स्टैंडर्ड में जाके आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना है, वो सब्जेक्ट जिससे आपको वो पर्टिकुलर फील्ड में जाने को मिलेगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते हो, वो सब्जेक्ट जो कि आपकी अल्टीमेट गोल तक आपको पहुंचाएगा। यानी कि ये क्या हुए, आपकी लाइफ के डिसीजंस या चॉइसेस। देखिए अभी तक लाइक यू गाइज आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो 10th तक क्या होता है ना, इतने ज्यादा लाइफ डिसीजंस या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें। वैसे देर आर लाइक बोल सकते हैं देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ डेज, देर इज बीन अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन यूथ जो भी है, या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे बोल लीजिए, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बोल लीजिए, हर कोई आई नो दे आर लाइक वो ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ हमें क्या करना है आगे जाके क्या नहीं, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट देन टू हम कह सकते हैं कि लाइक 10th स्टैंडर्ड तक योर पेरेंट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट कि क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, क्या चॉइसेस बनानी है लाइफ में बट ऑब्वियसली जब आप सब्जेक्ट चूज करते हो दैट टाइम पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। बट उसके बाद क्या होता है, फाइनली अल्टीमेट डिसीजन तो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप आगे जाके क्या परस्यू करना चाहते हो, एंड देन ओनली यू डिसाइड वेदर आई विल ऑफ फॉर मैथ साइंस PCM और आई विल ऑफ फॉर PCB और आई विल टेक बोथ दी सब्जेक्ट्स PCMB और आई विल गो फॉर कॉमर्स आर्ट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो, इज इट लाइक कि आप 11th में चूज कर चुके हैं सब्जेक्ट, आफ्टर यू आर क्लियर्ड विथ योर एग्जामिनेशन, 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, यू आर डन विथ योर 12th बोर्ड्स, एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर से 11th में जाके चेंज कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इस पूरी पोएम में नंबर 1 ऑब्वियसली चॉइसेस के बारे में बताया गया है कि ये डिसीजंस, ये चॉइसेस जो आप लेते हैं, यानी कि ये जो रोड है वो रोड आप कौन सा चूज करते हो, आप कौन सा पाथ चूज करते हो, दैट इज द डिसीजंस यू टेक इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग जो कि फ्यूचर में आप बता पाएंगे किसी को कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर रोड को चूज किया, इस पर्टिकुलर डिसीजन लिया था मैंने, ये पर्टिकुलर चॉइस की थी मैंने, इस वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए हूँ। या फिर आप ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चॉइसेस एक बार आप जो ले लेते हैं या फिर आप जो डिसीजंस ले लेते हैं उसके बाद आप जाके उसको चेंज नहीं कर सकते कि वापस से जाके मैं इस रोड पे वॉक नहीं करना चाहता, मैं वापस वो दूसरे रोड पे वॉक करूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इस पूरी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ऐसे ही होता है लाइफ में, हमें बहुत से ऑल्टरनेटिव्स दिखते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पे बहुत फेम मिलेगा, यहाँ बहुत नेम मिलेगा, तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। बट हाउ यू डिसाइड व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर बोल सकते हो वो जो बेस क्या है जिसपे आप वो चीज़ें सोचते हो कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या। देयर आर पीपल हु वांट टू बी डॉक्टर्स,
they want to be doctors. There are people who just want to be there in IIT, any of the IITs. तो ये क्या होते हैं, आपके डिसीजन मेकर्स तो होते हैं, बट ऑब्वियसली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जस्ट मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि नहीं ये कोई नहीं करता तो मैं करूँगा, या फिर इस रोड पे सब वॉक करते हैं तो मैं आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट क्राउड, आई विल वॉक बिहाइंड दीज पीपल एंड चूज वट एवर माई फ्रेंड्स चूज. ये सब चीज़ें जो है ना क्या होती हैं, अल्टीमेटली इन द फ्यूचर यू फील वेरी बैड थिंकिंग अबाउट कि यार मैं ये डिसीजन इस तरीके से भी तो ले सकता था. So all these things, that decisions, choices, that is something which will decide what you will be there in your future. That is something being told in this particular poem. So ये poem जो है बहुत ही beautiful poem है. This is definitely a motivating and also ये आपको एक बहुत अच्छा thought process दे देती है कि आपको किस तरीके से अपनी life में आगे जाकर decisions लेने. क्लियर. अब ये जो पोएट हैं, ही इज वेरी फेमस पोएट, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. एंड ऑल्सो आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पोएम, हम इसकी समरी, इसके लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी राइमिंग स्कीम, सब कुछ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो फॉर नाउ इन दिस वीडियो वील डिस्कस लाइन बाय लाइन समरी, दैट इज ईच स्टैंजा वी विल डिस्कस ऑफ दिस पोएम. क्लियर. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती है ना, सिंपल पोएम्स होती हैं बट बहुत बड़ा मीनिंग देके जाती हैं, बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट्स होते हैं उनके, एंड देन ही राइट्स his poems based on these. यानी कि वो बहुत insightfully लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखते हैं और बहुत ही बड़ा सा मैसेज दे देते हैं जो भी उनके रीडर्स हैं उनको. तो डेफिनेटली he is a very nice poet and you are fortunate enough that you are getting to read this poem as part of your syllabus. Clear? Now this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जब हम बॉर्न होते हैं तो जब हमको खुद नहीं पता होता कि हम क्या करें लाइफ में क्या नहीं, दैट टाइम हम बोला जाता है ना कि बच्चे मोम होते हैं, वैक्स होते हैं, और जिस तरीके से भी इनको मोल्ड किया जाए वो उनका फाइनल शेप होता है. राइट. यानी पेरेंट्स जो करते हैं पेरेंटिंग वगैरह, जो भी उनको चीज़ें सिखाते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ के, जो भी डेली के जो भी पार्ट होते हैं, रूटीन्स होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वी शेप इन अ प्रॉपर पर्सन. ठीक है. बट फिर उसके बाद के जो चॉइसेस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो हमें खुद लेने पड़ते हैं, ऑब्वियसली एट द एंड क्या होगा, पेरेंट्स ज़रूर पूछेंगे ना, बेटा तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्यों लेना है मैथ साइंस, क्यों लेना है बायो, डॉक्टर बनना है, पता है ना कितना ज़्यादा टफ है, कितने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव्स होता है, ये वो. तो ये सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हो ना बाद में कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में. तो ये जो डिसीजंस होते हैं, जो चॉइसेस होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन शेपिंग यू. दैट इज वट एवर यू बिकम इन योर फ्यूचर, whatever you will be known for, that is something जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आप चॉइसेस या डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में. क्लियर. सो ऑलवेज थिंक 2 to 3 times 4 times 5 times बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन, बिकॉज लाइफ में डिसीजन आप एक बार जो ले लेते हो ना, दैट्स इट. अब उसको चेंज करने के लिए वापस नहीं जा सकते, अनफॉर्चुनेटली टाइम मशीन है नहीं हमारे पास, तो हम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते. तो वी हैव टू लिव दैट डिसीजन. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, क्या करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये डिसीजन इस तरीके से ले रहा हूँ, अगर इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, आई एम एबल टू फेस देम और नॉट. ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए. क्लियर. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, व्हिच इज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वर्ड. आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So this is the very first stanza of the poem. और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली जो है इंट्रोड्यूस किया है पोएट ने कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो वो बता रहे हैं कि 2 roads diverged in a yellow wood. Now what is diverged? Separated and took a different direction. And yellow wood यहाँ पे a forest with decomposing leaves, sort of autumn season बता रहे हैं जब leaves yellow हो जाती हैं और झड़ने वाली होती हैं. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि यहाँ वो खड़े हैं और यहाँ उनको 2 roads दिख रहे हैं. एक रोड है और वो डाइवर्ज हो रहा है. क्लियर. यानी कि वो सेपरेट हो रहा है, एक रोड यहाँ जा रहा है और एक डायरेक्शन ये है. तो वो ऐसे रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे उनको 2 डायरेक्शन में पाथ दिख रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड ऑब्वियसली वो एक ही पर्सन है तो उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो एक पाथ पे वॉक कर सकते हैं, दोनों पाथ पे वॉक नहीं कर सकते.
एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, ऑब्वियसली वो एक ही ट्रैवलर है, यानी कि उनको जो है चूज करना है कि मैं इस पाथ पे जाऊं या इस पाथ पे, तो वो टाइम ले रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं, मैं पाथ ए पे जाऊं या पाथ बी पे जाऊं. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. एंड वॉट ही इज ही डूइंग, ही इज लुकिंग, जो ये पाथ है वहां पे वो देख रहे हैं एज फार एज ही कैन, यानी जितनी दूर तक उनकी जो है साइट जा सकती है, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, वहां तक वो कोशिश कर रहे हैं इन दोनों पाथ को ऑब्जर्व करने की. To where it bent in the undergrowth. Now what is undergrowth? Dense growth of plants and bushes. यानी कि वो वहीं तक देख पा रहे हैं इन पाथ को जहां पे ये पाथ एंड हो जाते हैं इन फॉरेस्ट, जहां पे बहुत लीव्स, जहां ट्रीज आ गए हैं, यानी जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वहां तक वो देख पा रहे हैं. तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग. अब पोएट बोलना क्या चाह रहे हैं? तो पोएट बोल रहे हैं कि उनके सामने दो चॉइसेस हैं लाइफ में, और वो डिसाइड कर रहे हैं खड़े होकर कि मैं किस चॉइस या किस डिसीजन को फाइनली टिक कर दूं कि हाँ मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ लाइफ का, यानी कि मैं इस चॉइस को चूज करूं या फिर मैं इस चॉइस को चूज करूं. दैट इज व्हाट टू रोड्स मीन. ठीक है, तो उनकी लाइफ का ये एक ऐसा बोल सकते हो मोमेंट है जब उन्हें डिसीजन लेना है दैट व्हाट हैव टू डू इन माय लाइफ, एंड ही इज डिसाइडिंग स्टैंडिंग देयर दैट विच इज द ऑल्टरनेटिव दैट आई शुड गो फॉर. तो वो डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड ऑब्वियसली अगर आप जो है ये चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड देन यू आर लाइक कि यहाँ पर ये जो पाथ है यहाँ पर मैं सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं IITian बनना चाहता हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक चीज़ चूज करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगा, एक पैर डॉक्टर की तरह रख लेता हूँ, एक जगह यहाँ रख लेता हूँ और मैं दोनों बन जाऊँगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. तो आपके पास लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, आप सिर्फ एक ही डिसीजन को कर सकते हैं 100% ओके कि हाँ डन, दिस इज दी वन, मैं श्योर हूँ कि मुझे ये डिसीजन ही लेना है अपनी लाइफ में. सेम वे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ एक सिंगल ट्रैवलर हूँ, एक अकेला पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं दोनों पाथ पे वॉक नहीं कर सकता, मैं दोनों अल्टरनेटिव्स को चूज नहीं कर सकता. तो मैं जो हूँ देख रहा हूँ कि मैं कौन से अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करूँ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bent in the undergrowth. Now, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, obviously you have to look for the pros and cons. You have to look for the advantages and disadvantages कि कौन से डिसीजन में क्या चीज़ें हैं, क्या challenges हैं, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. Am I ready to face the challenges? Am I ready with the disadvantages that I would have to face? Am I okay with the advantages it is going to give me? तो ये questions जो हैं वो obviously आपके दिमाग में आने ही चाहिए जब आप analyze कर रहे हो that which path I have to choose and which I have to leave. Clear? तो वही वो चीज़ कर रहे हैं जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, यानी कि जितनी दूर तक वो सोच सकते हैं about all the possibilities, about all the challenges, वो कर रहे हैं. To where it bent in the undergrowth. फाइनली दोनों पाथ जो हैं वो डेंस फॉरेस्ट में एंड हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा होगा, तो वहां तक तो उनको दिख नहीं रहा कि आगे जाके और क्या होने वाला है. ऑब्वियसली फ्यूचर का इतना भी डीप नहीं देख सकते हो आप कि क्या होगा फाइनली, क्या नहीं होगा. तो जहां तक वो सोच सकते हैं वहां तक वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कौन से पाथ पे वॉक करूं, कौन से पे नहीं. तो दिस इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग एंड द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टैंजा. क्लियर? नाउ लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं पोएट. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पहले पोइट क्या बोल रहे हैं, then took the other just as fair. तो बोलते हैं दोनों जो पाथ हैं उनमें से मैंने एक जो रास्ता है उसको चूज कर लिया है. just as fair मतलब as good as the other one, यानी कि दोनों जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता उन्होंने चूज किया बट उनको दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि दोनों ही पाथ जो हैं वो उनको एक जितने अच्छे या एक जितने चैलेंजेस या एक जितने डिसएडवांटेजेस जो भी है सब उनको सेम दिख रहा है. तो ही इज लाइक बोथ द पाथ आर सेम एंड आई टुक वन ऑफ देम and having perhaps the better claim. और उनको लगता है कि जो रोड उन्होंने चूज किया है that seems to be a better option, तो इसीलिए वो वाला पाथ वो चूज करते हैं to walk on. Because it was grassy and wanted wear. क्यों लगता है उनको कि ये पर्टिकुलर पाथ बेटर है?
क्योंकि वो जो है ग्रासी है, उस पर बहुत ज़्यादा ग्रास है, दैट मीन्स इट इज़ अनयूज्ड एंड ऑल्सो इट वांटेड वेयर इट मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पाथ इन्होंने चूज किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसका मतलब वो जो है यूज्ड नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उस पाथ पे वॉक कर चुके हैं। एंड इट वांटेड वेयर यानी कि बहुत सेम चीज़, बहुत कम लोग हैं जो इस पाथ पे वॉक कर चुके हैं, यानी कि ये वो पाथ है जो बहुत कम लोग चूज करते हैं और कम लोग डिसाइड करते हैं टू वॉक ऑन। तो मैंने सोचा इसका एक बेटर क्लेम होगा, यानी कि फ्यूचर में जाके ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सो आई चोज टू वॉक ऑन दिस रोड, though as for that the passing there had warned them really about the same। बट उनको फिर फाइनली समझ आता है कि नहीं, ऑलमोस्ट दोनों ही जो पाथ हैं उस पर जिस तरीके के लोगों ने वॉक किया है उसमें सेम ही दिख रहा है कि जब हम वॉक करते हैं ग्रास पे तो क्या होता है, ग्रास थोड़ी कुचल जाती है, राइट, वो थोड़ा सा समझ आ जाता है कि किसी ने तो उस पर वॉक किया है। तो वो बोलते हैं कि बट ऐसा बाद में क्या लगता है कि दोनों ही पाथ पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, यानी कि दोनों ही पाथ ऑलमोस्ट सेम है, जो कि उनको बिगनिंग में लग रहा था कि पहले वाले रोड का जो उन्होंने सिलेक्ट किया है उसका बेटर क्लेम है फ्यूचर में। यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं लाइफ में कौन सी चीज़ चूज करूँ तो वो जो है एक डिसीजन पे आते हैं और वो डिसीजन जो है उनको दूसरे डिसीजन जैसा ही सेम ही दिखता है। बट ये जो पर्टिकुलर लाइन चूज कर रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर बहुत कम लोग जो हैं वो चूज कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लाइफ में लिया है। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में मुझे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बट लेटर ऑन क्या समझ आता है कि दोनों ही पाथ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों ही डिसीजंस में चैलेंजेस होंगे, दोनों ही डिसीजंस में मुझे डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, मुझे दोनों ही में एडवांटेजेस होंगे। तो फाइनली उनके दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्या वो समझ पाते हैं कि कोई भी पाथ में चूज कर लूँ, हर एक पाथ में जो है मुझे चैलेंजेस तो फेस करने ही हैं, सबके एडवांटेजेस होते हैं, सभी के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसका बेटर क्लेम है। क्लियर? तो ये था सेकंड स्टैंजा जहां पे वो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे किस पाथ पे वॉक करना है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो दो पाथ्स हैं इसमें से एक उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग इस पे वॉक कर चुके हैं, ग्रासी है, बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो इस डिसीजन को, इस फील्ड को चूज कर चुके हैं। सो उनको क्या लगता है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करूंगा, डेफिनेटली फ्यूचर में जाके मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वो क्या बोलते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि सुबह जो है मॉर्निंग में दोनों ही रोड्स अगर वो देखते हैं, दोनों ही पाथ्स अगर वो देखते हैं तो दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों पे ही बहुत कम लोगों ने वॉक किया है, दोनों फ्रेश हैं। तो पहले उनको ऐसा लग रहा था बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब हर एक डिसीजन, हर एक पाथ जो है वो सिमिलर होता है इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों ही पाथ पे ग्रास पे किसी ने वॉक नहीं किया था, दोनों पे ही जो ग्रास है वो क्या थी, ग्रीन है, फ्रेश है। क्योंकि अगर कोई वॉक करता तो समझ आ जाता कि ग्रास जो है वो कुचल जाती, राइट, लोग अगर उस पर चल के जाते तो इसीलिए क्या समझ आता है कि नोबडी हैज वॉक्ड ओवर दीज टू पाथ्स। क्लियर? ऑल राइट। Oh, I kept the first for another day। तो वो क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि दोनों ही पाथ तो सेम है, दोनों पे ही बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं दोनों पाथ, तो मैंने सोचा कि मैं इस पाथ पे वॉक कर जाता हूँ और फिर नेक्स्ट पाथ जो है मैं नेक्स्ट डे पे वॉक करूंगा। यानी what he thinks is that if I'll walk on this particular path today, then next day I'll come and walk on the other path। but ऐसा होता है क्या? Let's read it। Yet knowing how way leads on to way, he says although I know that one path leads to another path। एक रोड जो है वो दूसरे रोड पे जाके आपको लेके जाता है, एक डिसीजन लाइफ का आपको आगे की लाइफ की जो जर्नी है उसमें लेके जाता है। I doubted if I should ever come back, and he has this dilemma, or he doubts or he's confused whether I'll come back and walk on the road, जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए रखा है। इसका मतलब जब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस बना रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि दोनों चॉइसेस जो हैं वो सेम दिखती है उनको, यानी कि दोनों ही फील्ड्स, दोनों ही डिसीजन में बहुत कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो इन बात पे चल चुके हैं। तो वो सोचते हैं चलो मैं एक डिसीजन ले लेता हूँ और फिर नेक्स्ट डे आके दूसरी डिसीजन को ले लूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं।
यानी आप अपनी लाइफ में जब एक चॉइस बना लेते हो, एक डिसीजन ले लेते हो, फाइनली यू कैन कम बैक एंड चेंज इट, राइट। सेम वे यहाँ पोएट को लग रहा था जैसे हमें लगता है चलो ये काम नहीं करेगा तो हम कुछ और देख लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी पोएट यही बोलते हैं कि ऑल्दो मुझे पता है कि एक पाथ या एक डिसीजन मैं लूंगा वो मुझे नेक्स्ट डिसीजन पे, नेक्स्ट चॉइस पे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में लेके जाएगा, नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी मुझे दिखाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डाउट कर रहा हूँ कि मैं दूसरे पाथ पे वॉक करने के लिए वापस आ भी पाऊंगा, यानी कि क्या मैं दूसरा डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाऊंगा। जो दो डिसीजंस में से एक को मैंने चूज कर लिया है, ऑब्वियसली मैं उस पर तो वर्क कर ही रहा हूं, तो क्या जब मेरा मन होगा तो मैं वापस आके दूसरा डिसीजन भी ले सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। तो यहां पर पोएट आपको ये सिखा रहे हैं स्टैंजा में कि आपके पास लाइफ में ऑब्वियसली बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत से चॉइसेस होते हैं, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ वन। ऑलरेडी यू हैव टू चूज वन, राइट, फ्रॉम देम। तो एक बार आप एक डिसीजन ले लेते हो, आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेंज इट या मॉडिफाई इट और रेक्टिफाई योर मिस्टेक कि नहीं ये डिसीजन तो गलत लिया था, अब मैं दूसरा डिसीजन ले लेता हूं वापस वहीं जाकर, राइट। तो इसीलिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो वन टाइम के लिए हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है कि आपने वो ले लिया डिसीजन और फिर आगे जाके आप उसको चेंज नहीं कर सकते वापस वहीं से। क्लियर? तो यही पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर स्टैंजा में समझाना चाहते हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट स्टैंजा सेज, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि I shall be telling this with a sigh. यहाँ पे sigh का मतलब क्या है? डीप ब्रेथ. We can say that is relief for the poet. यानी कि बहुत ही रिलीफ के साथ वो ये चीज बोल सकते हैं. Somewhere ages and ages hence. Hence का मतलब in the future, यानी अभी से आगे जाके बहुत सालों के बाद, ages and ages के बाद मैं ये चीज जो है फुल रिलीफ के साथ बोल पाऊंगा. Two roads diverged in a wood. दो रोड्स थे, दोनों ही एक वुड यानी फॉरेस्ट में जा रहे थे. दोनों ही जो रोड हैं वो दोनों रोड्स फॉरेस्ट की तरफ एंड हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे. I took the one less traveled by. बट मैंने कौन सा रूट चूज किया जिसपे बहुत कम लोगों ने वॉक किया था, बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उस ही डिसीजन की वजह से, जिस पाथ पे मैंने वॉक किया जो कि लेस ट्रैवल्ड बाय था, उसी की वजह से जो भी मेरी लाइफ में आज मैं हूँ, वो जो डिफरेंस है मेरी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट पाथ. यानी कि पोएट यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ आगे जाके ये चीज़ बहुत ही रिलीफ के साथ बोल सकता हूँ. आई विल नॉट रिग्रेट माई डिसीजन एंड आई कैन से दैट यू नो आई टुक दिस पर्टिकुलर डिसीजन इन माई लाइफ. आई मेड दिस चॉइस जहां पे मेरे पास दो रास्ते थे. आई हैड टू अल्टरनेटिव्स, बोथ वर एंडिंग इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं बोल सकते, इन द सेम सेंस, यानी कि बोथ वर एंडिंग इन द फॉरेस्ट. बट आई मेड द डिसीजन विच वॉज नॉट टेकन बाय और सिलेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट डिसीजन इज समथिंग विच हैज क्रिएटेड अ होल डिफरेंस इन माई लाइफ. एंड वट एवर आई एम टूडे, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन आई टुक दैट डे. यानी पोएट बोल रहे हैं कि मैंने दो डिसीजंस जो मेरे सामने थे, उनमें से जो पर्टिकुलर चॉइस की, उनमें से जो एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, वही है डिसीजन जिसकी वजह से जो कुछ भी आज मैं हूं ऐसा हूं. यानी अगर मैं तब राइट डिसीजन नहीं लेता तो फ्यूचर में मैं रिग्रेट कर रहा होता और ये इस तरीके से मुझे रिलीफ नहीं होता कि आई मेड अ बेटर चॉइस इन माई लाइफ. तो यहाँ पर पोएट आपको फाइनली क्या मैसेज दे रहे हैं? that as a student right now, obviously you will face different phases of your life where you have to take a lot of decisions. और बहुत से ऐसे decisions होंगे, choices होंगे जो आपके ultimate future को decide करने वाले हैं. आप आज से जाके 10-15 साल बाद क्या होने वाले हो वो आपका एक decision, एक choice है, वो बताएगी, right? अगर आप एक decision जल्दीबाजी में ना hurry, if you take a decision without even thinking for once that what would be the consequences I had to face, or what would be the disadvantages, what are the advantages, मेरे पास opportunities होंगी कि नहीं होंगी, अगर ये सब चीज़ें बिना सोचे समझे आप एक decision ले लेते हो, finally you will end up regretting in future. और आप इस relief के साथ नहीं बोल पाओगे जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि whatever I am today it's because of that decision. तो आप जो है ये definitely बोल सकते हैं कि आप जो भी choice लेंगे, आप जो भी decision लेंगे life में, वो ultimately आपके future को decide करेगा. और आप जो कुछ भी होंगे future में, whether you are successful person
person, whether you are not able to attain that success जो आप चाहते थे, it will be all because of this particular choice. So be very clever, हमेशा बहुत ज़्यादा focused रहिए, बहुत ज़्यादा vigilant रहिए कि जो भी decision आप लेते हैं life में वो आपके future को decide करेगा. तो think a lot of times before coming to a conclusion, and this is what the poet is telling you in this particular poem. Clear? तो हमने क्या समझा कि poet बोलते हैं दो roads हैं जो diverge हो रहे हैं, दोनों के दोनों forest पे end हो रहे हैं. जहाँ तक वो देख सकते हैं वो कोशिश करें देखने की कि कौन सा path better है, यानी कि जहाँ तक भी वो advantages, disadvantages, consequences, results, opportunities सबको analyze कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं. Based on that फिर वो ये देखते हैं कि दोनों ही road almost उनको same दिख रहे हैं, but एक road है जिस पे बहुत कम लोग चले हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये decision लिया है और वो उस decision को लेते हैं. उनको लगता है कि आज के लिए मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, इस पाथ पे वॉक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे आके मैं दूसरे पाथ पे वॉक करूंगा. बट ये पॉसिबल नहीं है. एक बार जो डिसीजन ले लिया आप फिर जाके उसी वक्त वहीं जाके चेंज नहीं कर सकते हो. तो वो ये जो डिसीजन लेते हैं इस पे चलते हैं. फाइनली वो बोलते हैं कि आफ्टर एजेस या फिर इन दी फ्यूचर मैं जो हूँ ये चीज़ बिल्कुल रिलीफ के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने डिसीजन लिया था, जिस पाथ पे मैंने वॉक किया था, वही था जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं फ्यूचर में ऐसा हूँ. क्लियर? तो इसीलिए always be focused and vigilant enough what road you have to choose and what is which one is the road which you will not take in the future. तो road not taken का मतलब वो choice जो उन्होंने नहीं की और वो decision जो उन्होंने लिया, that is the road taken and that is something which हम quickly क्या करते हैं, पूरी की पूरी समरी डिस्कस कर लेते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, क्योंकि हमने लिटरल मीनिंग यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एग्जैक्टली क्या पोएट बताना चाहते हैं, वो मीनिंग, वो मैसेज एंड ऑल्सो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द लाइन्स, वो सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर रेडी टू समराइज द कंप्लीट पोएम सो दैट वी गेट द ओवरऑल व्यू कि एग्जैक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम. Clear? All right. So let's begin with the summary. So the poet Robert Frost in the poem The Road Not Taken says that once he was walking down the road when he found a diversion where two roads diverged in different directions. So what here we have been told is कि poem begin होती है कि Robert Frost जो है वो यहाँ पे एक junction पे खड़े, एक point पे खड़े हैं और यहाँ से उनको road दिख रहा है जो कि diverge हो रहा है, यानी कि वो एक path पे walk करते हुए आए, अब वो path जो है दो different paths में separate हो रहा है, diverge हो रहा है. Now both of these two roads diverged in different directions, यानी कि अगर वो ये पाथ चूज करते हैं दैट इज पाथ ए, तो वो कहीं पहुंचेंगे फ्यूचर में, कुछ ऐसा रिजल्ट होगा या कुछ फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम अगर वो वॉक करते हैं इस पाथ बी पे, तो इस रिजल्ट या इस इसके जो एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, व्हाटएवर. तो यहाँ पर वो ही पर बोल रहे हैं कि ये जो पाथ है जहाँ पे वो वॉक करके आए, अब वो रोड जो है वो दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रहा है, सेपरेट हो रहा है और ये अब डिसाइड करेंगे कि इनको किस पाथ पे वॉक करना है. He has to make one decision and choose a single path. Obviously he can't walk on both the paths. So he is now standing there and trying to decide कि मैं कौन से पाथ पे वॉक करूं. At the junction, the poet stood for a long time and tried to look at the roads as far as he could. अब वो क्या करते हैं, अब ये यहाँ जंक्शन पे खड़े हैं पोएट, तो वो यहाँ पे खड़े होकर दोनों पाथ्स को एनालाइज कर रहे हैं कि मैं कौन से पाथ को चूज करूं. अब वो क्या कर रहे हैं, जहां तक उनकी नजरें जा सकती हैं, यानी कि अगर वो यहाँ तक ही देख पा रहे हैं क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा घना जंगल है, फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वो यहाँ पे खड़े होकर ये देख रहे हैं कि कितनी दूर तक उनको समझ आ रहा है, टिल हाउ फार ही कैन सी एंड एनालाइज दैट विच पाथ इज बेटर फॉर हिम टू वॉक ऑन. At the junction, the poet stood for a long time and tried to look at the roads as far as he could. He could walk over one of the paths only. Being a single person, obviously, he can walk only on one path. यानी कि वो सिर्फ एक ही decision ले सकते हैं कि वो कौन से path पे walk करें. He took time to choose the right path. He observed and after analyzed them to decide which was a better option and then chose the one which seemed less walked over. तो यहाँ ये जो लिखा है ना, it took time, बहुत
छोटे से वर्ड्स लग रहे हैं बट बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, कि ही टुक टाइम, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन अ हरी ही टुक अ डिसीजन, ही टुक हिज टाइम, ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही वाज लाइक आई हैव टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज बोथ द पाथ्स सो दैट आई कम टू अ राइट डिसीजन। ऐसा ना हो कि बाद में मैं ये सोचूं कि मैंने जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर दी और मैं गलत वॉक पे या गलत पाथ पे वॉक कर गया। तो वो क्या कर रहे हैं, पोएट जो है वहां पे खड़े होकर ये डिसाइड कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हुए, एनालाइज करते हुए दोनों पाथ्स को, कि कौन सा पाथ बेटर है, मैं किस पे वॉक करूं, क्योंकि दैट वुड बी द राइट डिसीजन दैट विल चेंज हिज फ्यूचर, राइट। तो इसीलिए वो जो है यहाँ पे टाइम ले रहे हैं टू डिसाइड कि किस पाथ पे उनको वॉक करना है। एंड देन चोज द वन विच सीम्ड लेस वॉकड ओवर। फाइनली वो क्या करते हैं, दोनों पाथ को देखते हैं और उनको लगता है एक पाथ है जिसपे बहुत कम लोगों ने वॉक किया है, यानी कि एक पाथ है जिसकी जो लीव्स हैं या जो ग्रास है वो जो है फ्रेश है, या फिर लोगों ने कम वॉक किया है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो ग्रास है वो कुचली हुई नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रास पे किसी ने वॉक किया है। तो उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर पाथ उनके लिए बेटर है बिकॉज इट्स लेट्स वॉक्ड ओवर। क्लियर? ऑल राइट। He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. तो उनको लगता है एक पाथ जो है वो लेस वॉकड ओवर है, बट उसके बाद ही सीज और ही ऑब्जर्व्स दैट मॉर्निंग में दोनों ही पाथ सेम लग रहे हैं। इट लुक्स लाइक कि पीपल जो है सेम ही लोग उस पर वॉक किए होंगे या नहीं किए होंगे, बोथ द पाथ लुक गुड, कि ही इज लाइक इफ आई वॉक ऑन पाथ ए इट्स इक्वली गुड, इफ आई वॉक ऑन पाथ बी इट्स इक्वली गुड टू। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इस पाथ पे चला जाता हूँ अभी एंड देन नेक्स्ट डे मैं दूसरे पाथ पे वॉक करूंगा, बट इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। So he knew that he would never get the chance to walk over it. देखो ऐसे बहुत बार होता है, when we have to take a decision or when we have to make choices, we are like कि अभी ये decision ले लेते हैं, बाद में इसको change करके दूसरा decision भी देख लेंगे। But ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें भी पता है that we can't come back again to that same place, same time, same day and change the decision or modify whatever we chose. But then too we keep this thing in our mind कि कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं करेगा तो we have an alternative, which is a totally बोल सकते हो वेग थिंग, इट्स टोटली फॉल्स। और हमें ये चीज पता भी है, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी कैन नॉट कम बैक टू दैट प्लेस, बट देन टू वी आर लाइक कोई बात नहीं, हम वापस से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पोएट भी यही कर रहे हैं कि ऑल्दो ही नोज, वो हमेशा ऑब्वियसली अवेयर हैं ऑफ द फैक्ट कि वो जो है चेंज नहीं कर सकते या दूसरे पाथ पे आकर वॉक नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उनको लग रहा है कि मैं नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट पाथ पे वॉक कर लूंगा। थ्रू दिस द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे। अब ये तो लिटरल मीनिंग था स्टैंजास का, इससे आपको पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। So through this the poet wants to convey that in everyone's life there comes a time when we have to make decisions or choices. Definitely हर किसी की लाइफ में ऐसा ना ऐसा फेस आता ही है जब आपको खुद से अपने डिसीजंस लेने हैं, खुद से चॉइसेस करनी है। Still certain period of time in our life, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और दे आर द वंस हु हैव अ बेटर नॉलेज कि व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। तो वो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं हमें, दैट ऑब्वियसली सी यू हैव दिस थिंग, इसके इतने एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यू शुड बेटर गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज समथिंग यू वुड बी डूइंग बेस्ट ऑन इन। तो इसीलिए कुछ लोग जो है आपको ऑब्वियसली हेल्प कर देते हैं इन सर्टेन बोल सकते हैं ईयर्स ऑफ लाइफ, बट आफ्टर दैट क्या होता है, फाइनली कभी ना कभी तो ऐसा दिन आता ही है जब आप भी खड़े होगे एक जंक्शन पे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन से पाथ पे वॉक करूं। तो वही पोएट बता रहे हैं कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब उनको अपनी लाइफ के डिसीजंस या चॉइसेस खुद से लेने पड़ते हैं। We have alternatives, but we have to choose only one, and definitely we have a lot of alternatives. जैसे इफ़ यू आर लाइक कि आप जो हैं किसी को देख लेते हैं कि वो सिंगिंग क्लासेस जा रहा है, वो बहुत अच्छी सिंगिंग सीख रहा है, इसके बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, यू गेट टू परफॉर्म ऑन स्टेजेस, यू कैन पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज, मे बी आप जीत जाएंगे, यू विल बी फेमस, बहुत पैसा मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं, चलो मैं सिंगिंग सीख लेता हूँ। वो नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वेदर यू विल एंजॉय इट और नॉट, वेदर इट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, राइट। सेकेंडली हो सकता है वही नेक्स्ट जो है आपको ऐसा लगे कि नहीं ये डिसीजन खराब था, फिर आप किसी और को देखो कि नहीं वो तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी ईजी नहीं होनी चाहिए जैसे कि आप कर रहे हो। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक वन डिसीजन, क्योंकि नहीं तो वो टाइम पीरियड तो वेस्ट हो गया ना लाइफ का। सो दैट्स वाई व्हाट इज पोएट टेलिंग यू कि ऑलवेज स्टैंड, ऑब्जर्व एंड एनालाइज कि कौन सा पाथ बेटर है मेरे लिए, विच इज़ द पाथ आई शुड चूज, बिकॉज वही जो है आपकी आगे जाके जो जर्नी है वो डिसाइड करेगा।
At that time, we see the pros and cons of the situations and take the time to decide which path to take. Very important, अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो, यानी कि खड़े होकर डिसाइड नहीं कर रहे हो कौन से पाथ के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये पता ही नहीं है कि क्या आप में वो पोटेंशियल है, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है टू फेस दोज चैलेंजेस, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ इफ यू आर नॉट रेडी फॉर देम. तो आपको हमेशा हर एक पाथ को देखते वक्त यही चूज करना है या यही एनालाइज करना है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे क्या मैं वो फेस कर पाऊंगा या फिर आई विल बी लाइक आई विल गिव अप. सो डेफिनेटली यू हैव टू एनालाइज द पाथ्स और द अल्टरनेटिव्स दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन मेक द करेक्ट चॉइस और decision for your future. Clear? Similarly, the poet is also taking time before making any decision. He started walking on the road which had grass on it. The grassy road means that the road was not used and the wanted way means that only a few people have walked through it. तो finally वो एक road को choose करते हैं, एक path को choose करते हैं जो कि उनको क्या दिखता है, grassy, यानी बहुत कम लोग हैं जो वहाँ आए हैं, बहुत fresh road है, वहाँ पे लोगों ने बहुत चले नहीं हैं, it is not the road जिस पे बहुत लोग चले हों, यानी दिस वॉज द डिसीजन जो बहुत कम लोगों ने लिया था अपनी लाइफ में. तो वो क्या करते हैं, वो उसी को चूज करते हैं. ऐसा नहीं ये देखकर कि किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगा, नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मैं रेडी हूँ इस पाथ के लिए और मुझे ये बेटर लगता है मेरे हिसाब से. सो देन ही चोज टू वॉक ऑन दैट पाथ. क्लियर? ऑल राइट. After walking some distance on the road, the poet feels that both the paths were almost the same. अब ऐसा होता है ना, आपने एक डिसीजन ले लिया, आपको लग रहा था ये बेटर है, बट जब आप उस पर चलने लगते हो, when you just enter and live your decision, after that you come to a conclusion कि जो दूसरा डिसीजन था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था. तो ये चीज़ क्या है, ये अच्छी है. क्यों? Then you will not regret कि अरे दूसरा डिसीजन क्यों नहीं लिया लाइफ में, या दूसरे पाथ पे मैंने वॉक क्यों नहीं किया. तो अगर आप एनालाइज कर लेते हो पहले ही, then you will not end up regretting in future that what kind of decision I made and I was totally wrong. This should not be the scenario in any case. और ये तभी आप avoid कर सकते हो when you properly think and then take a decision. There was hardly any difference between them. Through this, the poet conveys that in our life, whatever decision we take or choices we make, each choice has some advantages and some disadvantages. कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैंने साइंस ले लिया है तो इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, माई फ्रेंड टुक कॉमर्स तो इसीलिए उसके लिए ईजी है. ऐसा कुछ नहीं है. उसको भी यही चीज़ लग रही होगी कि कॉमर्स लिया तो डिफिकल्ट है, साइंस बेटर ऑप्शन होता. तो ये चीज़ें जो है आपको ऐसा दिखता है, यू फील लाइक इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है और जो चॉइस मेरे फ्रेंड ने ली है वो बेटर थी. बट बोथ ऑफ द चॉइसेस और बोथ दीज स्टूडेंट्स या फिर दोनों ही लोग जो होते हैं, दोनों को सेम चैलेंजेस, सेम एडवांटेजेस, सेम डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं. थोड़ा वैरी कर सकता है ऑब्वियसली, बट करने तो हैं. तो कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि मैं ये डिसीजन मैंने इसलिए गलत लिया क्योंकि वो ज़्यादा खुश है उस डिसीजन में. नहीं, ही वुड बी ऑल्सो फेसिंग सेम चैलेंजेस, मे बी ही इज रेडी टू फेस देम, मे बी इज ओके विद इट एंड यू आर नॉट एबल टू डील विद दिस. क्लियर? तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी चॉइस, कोई भी डिसीजन लो लाइफ में, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो आने ही आने हैं. Problems are everywhere, so we must be ready to face them. The poet says that in the future, he'll take a deep breath and say that once upon a time, he reached a point in life where he had to make one चॉइस. तो पोएट बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में है, बस आपको वो कैपेबिलिटी या पोटेंशियल होना चाहिए, या आप डिटर्मिन्ड इनफ हो कि हाँ भाई मैं फेस कर लूँगा. तो इफ़ यू आर ओके विद दिस, दैट ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स विल कम इफ आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ. ऑब्वियसली आई नॉट गेट इट ईजी. केक वॉक तो होने नहीं वाली, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है. ऐसा होता है कुछ लोग को कम टाइम के लिए, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बट करना तो पड़ता है. सो इफ़ यू आर अवेयर एंड रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड बी बोल सकते हो रेडी टू enjoy the advantages and also to deal with disadvantages, then definitely you know what poet is trying to convey to you. Clear? और poet फिर यही बोलते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में भी मैं भी एक डीप ब्रेथ लूंगा, रिलैक्स करते हुए रिलीफ के साथ बोलूंगा कि एक टाइम पे मेरे सामने भी दो अल्टरनेटिव्स थे एंड आई चोज वन ऑफ देम एंड दैट इज समथिंग विच डिसाइडेड और विच मेड द पर्सन आई एम राइट नाउ. At that time, he decided to take that road which was less traveled by people.
It means that he took that decision which rare people take. यानी यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि he chose one path, or he took a decision to walk on a path that was less traveled by. यानी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया था. ऐसा होता है ना कई बार, like you take a decision or you want to do something that a lot of people have never done. तो आपको लगता है पता नहीं कि ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा, whether I'll be successful in the future or I'll face only द फेलियर्स कि या फिर ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं जो आपको बताते हैं कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, इट इज़ नॉट गुड, या फिर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं मिलने वाला. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ऑब्वियसली कई बार सही भी होते हैं, बट आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बी एबल टू एनालाइज and then observe and also then come to a conclusion कि whether whatever people are saying is true also or not, या फिर जो मैंने सोचा है वो कुछ अलग है सच में and it will definitely work out. So do go for it. वैसे ही पोएट जो हैं अगर ये चीज़ सोचते कि बहुत कम लोगों ने ये पाथ चूज किया है, इसका मतलब हो सकता है ये पाथ गलत हो, it does not ends up at a good note, तो फिर वो कर सकते थे दूसरा पाथ सिलेक्ट, बट फिर क्या होता, वो इतने खुश होते, इतने रिलीव्ड होते क्या, वी नेवर नो. तो इसीलिए कभी भी कोई ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में आप लेना चाहते हो जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, आपको लगता है कि ये डिसीजन जो है बहुत कम लोगों ने रेयर लोगों ने चूज किया है, तो फिर आपको उस चीज़ को ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हुए एनालाइज करना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं, एंड देन डेफिनेटली गो फॉर इट. यू नेवर नो, यू विल बी ऑल्सो रिलीव्ड इन द फ्यूचर एंड टेल पीपल दैट दिस वॉज द डिलेमा आई फेस, दिस वॉज द कंफ्यूजन, and then I end up taking a nice decision. Clear? And that decision has changed his entire life, and this is the real meaning of the complete poem कि जो भी decision आप अपनी life में लेते हो that can change your entire life. अब वो change positive होगा या negative होगा वो तो depend करता है कि आपने decision जो है वो सही तरीके से लिया, whether you completely gave time to think about it or just in a hurry you took the decision without even thinking once, and that is something which is going to change your entire life and decide what you will become in your near future. The poet wants that people should decide wisely. हमेशा समझदारी से दिमाग का यूज करते हुए ही डिसीजंस को लेना चाहिए in their life, because the decision they take will have an impact on the rest of their life. Because एक particular step जो आप लेते हो वो आगे की जर्नी डिसाइड करेगा. That one particular step you take is going to decide the complete journey of your life. That one decision you have taken in your life that will have a major impact on rest of your life. तो वो impact अगर आप चाहते हो कि बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत सक्सेसफुल वाला हो, सक्सेस के साथ भरा हो, then definitely you should take a decision wisely. Otherwise, if you are like I don't care, that is the attitude you have, then definitely क्या होगा, फिर आप पोएट की तरह खुश नहीं होंगे बल्कि रिग्रेट करेंगे, and that is something which nobody wants, right? Okay, so he felt that his future depended on the choice that he made. तो अल्टीमेटली वो यही बताना चाहते हैं कि उनका जो भी लाइफ है, जो भी अभी फ्यूचर में वो हैं, जितने भी वो नोन हैं, सक्सेसफुल हैं, वो सब उस एक डिसीजन पे डिपेंड कर रहा था. वो एक डिसीजन जो है उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर चुका है, और ये जो लाइफ में चेंजेस देखे हैं उन्होंने, उससे वो बहुत खुश हैं. वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया, उन्होंने टाइम भी दिया, एंड देन ही चोज to walk on this particular path. And that is something he also wants to tell you. He conveys from his poem that always take the decision wisely, and then only you can have a better future ahead of you. And also, if you want to be successful, if you want to enjoy your life in future, if you want to be happy, content with whatever you have, then that decision is something which you should take time to बोल सकते हो to choose that or to select that decision. Clear? So this is the complete summary of the poem. Done? All. Now obviously we need to see different literary devices and also the rhyming scheme जो कि follow हो रही है इस पूरी पोएम में. क्लियर? तो सबसे पहले हम सारे स्टैंजास की राइमिंग स्कीम देखेंगे जो कि सेम ही है पूरी पोएम में, एंड देन हम वो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे जो कि इस पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है. डन? ऑल राइट. सो सबसे पहला जो स्टैंजा है उसकी हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. अब राइमिंग स्कीम कैसे करनी है वो देखो. सबसे पहले जो भी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसको आप अल्फाबेट ए से इंडिकेट करोगे. क्लियर? तो सबसे पहले तो अल्फाबेट ए आ जाता है. नाउ दैट इज वर्ड वुड.
नेक्स्ट इज द वर्ड बोथ, एंड के वर्ड्स ही देखने हैं आपको। अब वुड और बोथ जो हैं, क्या वो सेम साउंड कर रहे हैं, क्या वो राइम कर रहे हैं? नहीं। तो वुड अगर अल्फाबेट ए है तो बोथ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज बी, क्योंकि वो सेम साउंड नहीं कर रहा है एज द वर्ड वुड। अगर सेम साउंड होता तो ये भी सेम ए अल्फाबेट से हम इंडिकेट करते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टूड। तो वुड और स्टूड क्या है? राइम कर रहे हैं, सेम साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ड कुड। सो वुड एंड कुड आर अगेन साउंडिंग सेम, तो वुड क्या था? ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फाबेट ए। नेक्स्ट इज अंडर ग्रोथ। अब अंडर ग्रोथ जो है वो वुड के साथ कर रहा है क्या राइम? नहीं। देन बोथ, बोथ अंडर ग्रोथ, हाँ ये सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये अल्फाबेट बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। यानी कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पर्टिकुलर स्टैंजा की? ए बी ए ए बी। सो दिस इज द पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम फॉलोड इन दिस स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजाज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरे ही स्टैंजाज में आपको सेम राइमिंग स्कीम दिखने वाली है। क्लियर? नाउ सेकंड स्टैंजा जो है इस पोएम का, that is then took the other just as fair। तो fair वर्ड क्या हो गया? अल्फाबेट ए। नेक्स्ट इज क्लेम। अब फेयर और क्लेम सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं। तो क्लेम क्या हो जाएगा? न्यू अल्फाबेट बी। देन इज वर्ड वेयर। अब फेयर एंड वेयर ये क्या है? सेम साउंड कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देयर। नाउ फेयर एंड देयर आर सेम इन साउंड, दे आर अगेन राइमिंग, तो ये वापस क्या हो जाएगा? अल्फाबेट ए। लास्ट वर्ड इज सेम। सो फेयर और सेम, सेम है क्या मीनिंग में? नहीं। क्लेम सेम, यस, क्लेम और सेम का साउंड सेम है, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो दिस वुड बी द सेम अल्फाबेट दैट इज बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी ए ए बी। तो अगेन सेम राइमिंग स्कीम हमको सेकंड स्टैंजा में भी दिख रही है। डन? ऑलराइट। चलिए इसी तरीके से थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखते हैं। सो वर्ड है ले, ये क्या हो जाएगा? अल्फाबेट ए। देन इज ब्लैक। तो ले और ब्लैक का साउंड सेम सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट बी। देन इज डे। ले एंड डे सेम है क्या? यस। तो ये क्या हो जाएगा? सेम अल्फाबेट ए। Next way. Now lay and way again are sounding same, they are again rhyming, so this would also be A. Next is back. Are the words lay and back sounding same to you? No. Do we see black and back as same in the sound? Yes. तो black और back जो है वो दोनों का sound same है, वो rhyme कर रहे हैं, तो this will be alphabet B. So again A B A A B is the rhyming scheme in this particular stanza. Done? All right. Similarly, the last stanza भी डिस्कस कर लेते हैं, which is I shall be telling this with a sigh। तो sigh क्या हो जाएगा? अल्फाबेट A। नेक्स्ट इज वर्ड hence। तो sigh और hence सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं। तो hence हो जाएगा न्यू अल्फाबेट B। नेक्स्ट इट इज sigh और यहाँ पे वर्ड है I। तो sigh एंड I क्या कर रहे हैं? सेम साउंड, तो ये भी क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट इज बाय। साई बाय, अगेन इट इज व्हाट? सेम इन साउंड, राइम कर रहे हैं, तो ये फिर से ए हो जाएगा। लास्ट वर्ड इज डिफरेंस। तो साई और डिफरेंस सेम है क्या? नहीं। हेंस डिफरेंस, यस, दोनों ही क्या है? सेम है इन साउंड, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फाबेट बी। सो अगेन ए बी ए ए बी इज द पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम इन द लास्ट स्टैंजा 2। यानी पूरी ही पोएम में सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है, विच इज ए बी ए ए बी। क्लियर? तो इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम देखते हो। डन? ऑलराइट। नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस जो इस पर्टिकुलर पोएम में यूज की गई है। नंबर 1 लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई है दैट इज सिंबोलिज्म। जैसे कि वर्ड बोल रहा है कोई चीज सिंबलाइज करना। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कि इस लिटरेरी डिवाइस का मीनिंग क्या है, देन हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पोएम में सिंबोलिज्म यूज कैसे हुआ है। डन? सो सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings that are different from their literal sense.
अब जैसे यहाँ हम पोएम पढ़ रहे हैं द रोड नॉट टेकन, तो क्या सच में यहाँ रोड की ही बात की गई है? नहीं, यहाँ बात की गई है चॉइसेस की, डिसीजंस की, जो आप अपनी लाइफ में लेते हो। यानी वर्ड रोड का जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं है जो पोएट हमें बताना चाहते हैं। पोएट जो है रोड का यूज करते हुए हमें डिसीजन और चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने रोड वर्ड को यूज किया टू सिंबलाइज चॉइसेस एंड डिसीजंस। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुई है? सिंबोलिज्म। डन? So for example, two roads represent two or more choices in our life. Done? तो word road जो है उसका literal meaning नहीं देना चाहते हैं poet हमें. He wants to convey the different meaning, that is the choices or the decisions we make in life. Clear? तो इसीलिए यहाँ पे ये symbolism क्या हो गई? एक literary device जो कि use की गई है. Done? All right. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है एनाफोरा. नाउ व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा इज द डिवाइस दैट फीचर्स अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस. एनाफोरा का मतलब होता है कि कोई ऐसी वर्ड्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बोल सकते हो लाइन में या किसी पर्टिकुलर स्टैंजा में बिगिनिंग में जो है रिपीट हो रही है. यानी कि हर जगह नहीं, दूसरे स्टैंजा में नहीं, सेम स्टैंजा बोल लीजिए बट बिगिनिंग में ही किसी के क्लॉज या किसी फ्रेज के बिगिनिंग में अगर वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं कि यहाँ लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा का यूज किया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर स्टैंजा में देखें, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में आप देखो तो बिगिनिंग में क्या यूज हो रहा है एंड अगेन इट इज रिपीटिंग इन द नेक्स्ट लाइन, अगेन इट इज रिपीटिंग इन द नेक्स्ट लाइन. तो बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में हो रहा है ये रिपीटेशन. तो ये क्या हो जाएगा? एनाफोरा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस. डन? तो ये तो था एक एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एनाफोरा. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं सिमिलरली. नेक्स्ट जो आपकी लिटरेरी डिवाइस है दैट इज alliteration. So that was the only example we have seen of the literary device anaphora. Clear? Okay. Now next literary device is alliteration. Now what is alliteration? Is a device that features repetition of a consonant sound. सबसे पहली बात तो यहाँ पे sound दिमाग में रखना है and also word consonant. हमें पता है कि vowels होते हैं भाई 5 और consonants होते हैं remaining जितने भी अल्फाबेट्स बचे, right? तो यहाँ पर ये जो वॉवल है वो यहाँ सिर्फ वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है? साउंड. यानी कि आप जो हिंदी में पढ़ते हो ना आ ई, राइट, वो पूरे क्या होते हैं? आपके वॉवल साउंड. हमेशा हिंदी से याद रखो कि जैसे ही मुझे ये साउंड सुनाई दे, क्योंकि देखो अगर आप ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को बोलते हो वॉवल, वो गलत है. क्या होता है? वॉवल साउंड होता है. अगर आपको आ ई ऊ और ये ए ये सब का जो साउंड है अगर वो सुनाई देता है इसका मतलब वो हो गए वॉवल साउंड्स. अदर देन दीज बाकी के जितने भी हिंदी अल्फाबेट्स नहीं है क ख ग जो आप आगे का पढ़ते हो वो सारे साउंड्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो अगर वो साउंड रिपीट हो रहा है तो वो कहलाता है कि भाई वहां लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन का यूज हुआ है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where. तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो wanted में व का साउंड और यहाँ where में वापस व का साउंड. तो दोनों ही व क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है. ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का क्या हुआ है? रिपीटेशन. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन. क्लियर? तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो साउंड, ओके, तो उसे क्या कहेंगे? एलिट्रेशन. क्लियर? ऑल राइट. सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. तो यहाँ देखो तो देखो दो और यहाँ पे दैट. तो दो का जो साउंड है वो वापस रिपीट हो रहा है. इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड तो है नहीं. तो अगेन क्या हुआ यहाँ पे? एलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस का यूज. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for
another day. तो यहाँ पे जो फर्स्ट साउंड है वो देखो रिपीट हो रहा है. फर्स्ट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड. तो फर्स्ट और फॉर में जो एफ का साउंड रिलीज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज alliteration is used here. Clear? तो because the consonant sound f, that is for, is repeating itself, that's why we can say कि alliteration is the literary device used in this particular line too. Clear? So this was the next literary device जो हम इस particular poem में देख सकते हैं. Done? All right. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. अब देखो इसके पहले मैंने क्या बोला था, जब सेम बिगिनिंग में रिपीट हो रहा हो दैट इज डिफरेंट, और रिपीटेशन का मतलब होता है कहीं पे भी रिपीट हो रहा है. हो सकता है वो नेक्स्ट स्टैंजा में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी 3-4 लाइन के बाद हो, उसे आप कहते हो रिपीटेशन. क्लियर? सो रिपीटेशन इज द रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. दैट्स इट. जैसा कि वर्ड बोल रहा है कि मैं रिपीट होऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो this is one of the stanzas जिसमें ये जो लाइन है वो गिवन है. ठीक है? अब सेम लाइन, बस वर्ड येलो हट जाएगा. यही लाइन जिसे कह सकते हो 2 roads diverged, ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो कहाँ पे रिपीट हो रही है? देखिए एक और स्टैंजा में. I shall be telling this with a sigh, जो आपका लास्ट स्टैंजा है. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यानी अगेन ये देखो ये पूरी लाइन जो है रिपीट हुई है, जैसे कि इसके प्रीवियस स्टैंजा में हमने देखा. तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या हुई? रिपीट हुई. सेम बिगिनिंग में नहीं, कहीं पे भी, राइट? दूसरे स्टैंजा में. तो इसे कहते हो रिपीटेशन. डन? बहुत ही इजी लिटरेरी डिवाइसेस हैं. अगर मीनिंग क्लियर है तो आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं. सो दिस इज वन मोर लिटरेरी डिवाइस, दैट इज रिपीटेशन बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएम. क्लियर? ऑल पर्टिकुलर पोएम के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली बहुत ईजी हैं if you are clear with each and every word, phrase that the poet has used in different stanzas, and also जो भी literal meaning है and जो direct meaning वो देना चाहते हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अगर वो सब आप अच्छे से समझ चुके हो तो इस पोएम के कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे. ऑल्सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एनसीईआरटी में. लाइक जैसे पोएट जो है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने चॉइसेस या डिसीजंस को लेने में. क्या आपके साथ भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है दैट यू फेस्ड अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू डू? या फिर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है तो दैट इज अपॉन यू. मैं यहाँ पे एक सैम्पल आंसर आपको दे दूंगी इन विच आई विल ट्राई टू राइट एन आंसर. लाइक मैं खुद एक 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा कोई डिसीजंस या चॉइसेस आपको लेने पड़ते हैं इन दिस क्लास. So I have written an answer that is going to say a no. But if you feel that you have, an answer in which you want to tell that yes, I also faced, such a situation and how you dealt with it, then definitely you can write the answer. Next, you have been also asked a kind of question like, कैसे डिसीजंस लेना चाहिए, या फिर आप जो डिसीजन लेते हो क्या उसको आप लेटर रिग्रेट करते हो, और यू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट इज समथिंग दैट आई सिलेक्टेड, आई चोज एंड दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज आई हैड टू फेस. तो आर यू अ पर्सन हु रिग्रेट्स लेटर आफ्टर मेकिंग द चॉइसेस, और यू आर अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द रियलिटी? दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर पोएम. सॉरी. सो आई होप हम सारे क्वेश्चन जो भी डिस्कस करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर्स. एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर सकते हो, डू गो फॉर इट, डू गो फॉर सम मॉडिफिकेशन सो दैट आपके आंसर्स लिखने की जो हैबिट है वो अच्छी से और पॉलिश हो पाए, बिकॉज आंसर लिखना भी एक स्किल है. ठीक है? तो अगर वो आप कोशिश करते हो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिख रहे हो, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ला रहे हो आंसर में, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which is thinking about the poem. The first question says, where does the traveler find himself? What problem does he face? डायरेक्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे पूछा है कि ट्रैवलर एग्जैक्टली कहाँ है. तो वो एक खड़े हुए हैं एक ऐसे पाथ पे जहाँ पे 2 रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि टू चूज ऑन विच पाथ ही हैज टू वॉक. तो वो जो डिसीजन लेना है कि किस पाथ पे वॉक करें, दैट इज समथिंग वो जो है प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So the answer to this question is
the traveler finds himself at a point where two roads diverge. ठीक है, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे दो सेपरेशंस या फिर दो डाइवर्जन दिख रहे हैं एक रोड के. His problem is that he is not able to decide on which road he should walk, as he can't walk on the same road at the same time. तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं किस रोड पे वॉक करूं. ऑब्वियसली बीइंग अ सिंगल पर्सन ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ द पाथ्स. ऐसा नहीं हो सकता. बोलते हैं ना वैसे भी इन हिंदी इट्स सेड दैट कि दो नाव पे सवार होगे तो डूबोगे. दैट मीन्स व्हाट, एक डिसीजन ले लो. डू नॉट जस्ट टेक ऑल द टू थिंग्स एंड मैनेज देम टुगेदर, बिकॉज वो मैनेज नहीं कर पाओगे, डिसबैलेंस होने वाला है एंड देन डेफिनेटली देयर विल बी सम बैड कॉन्सिक्वेंस दैट यू हैव टू फेस. तो यहाँ पे सेम चीज हो रही है कि जो ट्रैवलर हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कौन से पाथ पे वॉक करूं, बिकॉज ही कैन ओनली चूज टू वॉक ऑन वन पाथ एंड दैट डिसीजन ऑब्वियसली इज समथिंग जो कि उनके लिए एक प्रॉब्लम है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. अब बहुत सारे फ्रेजेस यूज किए गए हैं पोएम में, हमने उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. सो वी हैव टू जस्ट टेल कि व्हाट दीज फ्रेजेस मीन. सो वन इज अ येलो वुड. तो मैंने बताया ना येलो का मतलब क्या था यहाँ पे कि एक फॉरेस्ट है ऑटम सीजन का, यानी कि जो लीव्स हैं वो येलोइश हो गई हैं. जो ऑटम सीजन होता है तो क्या होती है, जितनी भी फ्रेश लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, ऑरेंजिश येलो हो जाती हैं एंड दे देन फॉल, राइट. तो वो बता रहे हैं कि इस तरीके का मौसम हो रहा है. सो दिस मीन्स ऑटम season. Clear? So what does this phrase convey? A forest in the autumn season. क्योंकि wood जो है वो forest को बता रही है और ये जो yellow color है वो बता रहा है autumn season को. So it means a forest in autumn season. Clear? All right. Next phrase is it was grassy and wanted where. This means what? बहुत easy है. एक रोड है, एक पाथ है, उस पे ग्रास है और उस पे जो है ग्रास कब दिखेगी फ्रेश बिल्कुल ग्रासी कब बोलोगे, जब किसी ने वॉक नहीं किया हो. यानी कि इस पाथ पे किसी ने वॉक नहीं किया या बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है इस पाथ पे. wanted where also means कि बहुत कम लोग हैं जो इस पाथ पे चले हैं. डन, ऑल राइट. सो द फ्रेज कन्वेज द मीनिंग द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस traveled road and wanted where implies that not many people had walked on it. Obviously if बहुत सारे लोगों ने walk किया होता on this particular road then definitely ये grass जो है वो कैसी दिखती है, ऐसी fresh नहीं दिखती, grassy नहीं होता, थोड़ी बोल सकते हैं कि कुचली हुई दिखती grass, but ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब not a lot of people have walked on this road and also it is a road which is less traveled by. Clear? All right. नेक्स्ट इज द पासिंग देयर. तो नेक्स्ट फ्रेज क्या बोलता है, द पासिंग देयर. तो इसका मीनिंग क्या है देखो, द पीपल पासिंग थ्रू दैट रोड. बहुत इजी है. पासिंग देयर यानी कि देयर मतलब वो रोड और उससे पास कौन होंगे, पीपल. तो पासिंग देयर वुड बी द पीपल हु आर पासिंग थ्रू दैट रोड. बहुत इजी है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. यानी कि बहुत कम लोग जो हैं उस पर वॉक किए हैं, इस तरीके से वो रोड दिख रहा है. नॉट ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर. तो उन लीव्स पे या ग्रास पे सॉरी कि बहुत कम लोगों ने वॉक किया है. क्लियर? ऑल राइट. सो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड under the feet of travelers since nobody had walked on them. क्योंकि उस पे किसी ने वॉक ही नहीं किया है तो जो ग्रास है, जो लीव्स हैं, जो कुछ भी वहां पर है वो जो है क्या हुआ है, उस पे वॉक नहीं किया है तो वो कुचली हुई नहीं है, वो क्रश्ड नहीं है. इसका मतलब ये होता है. ओके, सो इट मीन्स जो लीव्स हैं वो क्रश नहीं की गई हैं बिकॉज पीपल हैव नॉट वॉक्ड ओवर इट. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. जब पोएट बोलते हैं ना कि मैं एक पाथ को चूज कर रहा हूं एंड आई कीप द नेक्स्ट पाथ फॉर अनदर डे ऑल्दो ही इज अवेयर दैट वन पाथ लीड्स टू अनदर. इसका मतलब क्या होता है कि एक पाथ पे जब वो चलेंगे जरूरी तो ना वो पाथ वहीं पे बस चलता ही जाएगा, नहीं. एक पाथ पे वो जब वॉक करेंगे तो फिर वो दूसरे पाथ की तरफ उनको लेके जाएगा. दैट सेकेंड पाथ वुड गो टेक हिम टू थर्ड पाथ. यानी जो भी आप चॉइसेस या डिसीजंस लेते हो वो आपकी लाइफ के आगे के जो स्टेप्स हैं वो डिसाइड करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल कि वन पाथ लीड्स टू अनदर पाथ. डन, ऑल राइट. So the meaning is this refers to the fact that how one road always leads on to another and so on. ऐसे तो होगा नहीं ये रोड पे गए और यहाँ खत्म, बस अब यहीं खड़े रहना है, नहीं. यहाँ जाएंगे this would lead to another road, maybe direction will change, this will lead to another road. यानी एक रोड जो है वो दूसरे रोड की तरफ ले जाता है, दूसरा रोड तीसरे रोड पे. This means एक पाथ जो है उसका नेक्स्ट पाथ होगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हियर, दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन. क्लियर? ऑल राइट.
Next is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3? तो stanza 2 में ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि एक पाथ जो है वो ग्रासी है, उस पर बहुत कम लोग चले हैं. फिर stanza 3 में वो बोलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज ऑल इट लेड द सेम, यानी कि वो सेम दिख रहा था. तो यहाँ पे ये जो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा है इसमें रोड में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो उनको ऐसा लगता है कि उस पर कम लोगों ने वॉक किया है या ट्रैवल किया है, बट बोथ दी स्टैंजाज टेल वन थिंग दैट बोथ दी रोड्स आर सेम, क्योंकि इक्वली ही लोगों ने उस पर चला है. या फिर ऐसा बोल सकते हो इसमें इतना कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि वो इक्वल है. इसका मतलब दोनों में ही जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, वो तो फेस करने ही हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस इन द रोड विच इज told by the poet in the stanza 2 and 3. Clear? All right, let's read the answer. So there is no difference in the roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3, except that the road he took was covered with grass, looked to be not much used. ऐसा लग रहा था देखकर कि ये रोड जो है उसकी ग्रासी है वो, और वांटेड वेयर, तो इसका मतलब उनको लग रहा था कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चूज किया है इस रोड पे वॉक करना. Otherwise, both roads were equally covered with uncrushed leaves, as if no person had stepped on them. But definitely, जैसे ही वो next morning देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, दोनों ही roads क्या हैं वो same है, equally laid है, यानी कि equally ही उनको वैसे ही grass दिख रही है, leaves दिख रही हैं, crushed नहीं है, because less people have walked on both the roads. Clear? तो ये पता चलता है हमको second और third stanza से. So there is no major difference except it one road or one path looks like that it is not traveled by many people to the poet. Clear? All right. Next is there any difference between the two roads as the poet describes them in the last 2 lines of the poem? तो लास्ट 2 लाइन्स में बोलते हैं ना कि आई एम रिलीव्ड, क्योंकि मैं आगे जाके फ्यूचर में ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैंने जो रोड चूज किया या जो डिसीजन लिया दैट वाज लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस. तो लास्ट 2 लाइन्स में डेफिनेटली जब उन्होंने उस रोड पे वॉक कर लिया है, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस जर्नी को, तब उनको समझ आता है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया था इट वॉज नॉट टेकन बाय मैनी पीपल एंड रेयरली पीपल टुक अ डिसीजन टू वॉक ऑन दिस पाथ. तो येस देयर इज अ डिफरेंस जो कि हमें लास्ट 2 लाइन्स में पता चलता है. क्लियर? सो लेट्स रीड द आंसर. सो इन द लास्ट 2 lines of the poem, the poet tells that the road he opted for is less traveled and that made all the difference in his life. तो definitely उनको यही लगता है कि ये जो रोड था वो less traveled by people था, यानी उनका जो डिसीजन था वो बहुत कम लोग लेते हैं, but he was successful and that is something that made all the difference in his life. Clear? All right. Next is, what do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? तो यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन्स है अभी हमने डिस्कस की, वही चीज़ यहाँ पूछी है कि लास्ट 2 लाइन्स क्या बताना चाहती हैं. दैट पोएट टुक अ डिसीजन टू वॉक ऑन अ पाथ विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय पीपल. दैट इज, उनने जो अपनी लाइफ में चॉइस ली, जो डिसीजन लिया, वो बहुत कम लोगों ने लिया है, बट दैट इज समथिंग विच मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ. इसका मतलब इस रोड पे वॉक करने का डिसीजन या जो चॉइस ली उन्होंने, उसी ने उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड किया. और जब वो बोलते हैं आई कैन से इट विद अ साई, इसका मतलब वो रिलीव्ड हैं, ब्रेथ लेकर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली वो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं अपने डिसीजन को, और वो जो है खुश हैं अपने इस चॉइस या इस डिसीजन से. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. सो द लास्ट 2 लाइन्स हैव द एसेंस ऑफ द पोएम, यानी कि जो पूरा मीनिंग है, बोलते हैं ना जो निचोड़ है, द कंक्लूजन, दैट इज गिवन इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. The last 2 lines of the poem reflect the courage to accept the challenge and take the right decisions in life. बहुत 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 हिम्मत चाहिए होती है. You have to muster up the courage. You have to have that bravery to accept whatever the challenges you will face, और to accept कि हाँ भाई मैं ये decision लूँगा क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने लिया है. बहुत हिम्मत चाहिए होती है, राइट? इवन जब हम 11th का सब्जेक्ट चूज करते हैं, सुनने में बड़ा लगता है कि अरे ठीक है, क्या ही बड़ी बात है, बट जब आप सब्जेक्ट भी चूज कर रहे होते हो ना, इट्स सो मच चैलेंजिंग फॉर यू बिकॉज यू सीम टू लाइक एवरी सब्जेक्ट. तो आपको लगता है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि मैं दोनों में ही अच्छा हूँ. सो ये जो
चूज करना होता है ना कि एक चैलेंज सब्जेक्ट चूज करना है या फिर लाइफ में एक कोई डिसीजन लेना होता है, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन वी एज अ किड वी गो फॉर शॉपिंग विद आवर पेरेंट्स एंड इफ आवर पेरेंट्स टेल अस कि इन दोनों ड्रेसेस में से एक को चूज करो, यू सीम टू लाइक बोथ द ड्रेसेस, तो आपके दिमाग में तो ये चलता है मुझे दोनों ड्रेसेस लेके दे दो, राइट. बट इफ पेरेंट्स टेल यू कि एक ही खरीदनी है, उस वक्त क्या लगता है कि भाई क्या करें, राइट. यू फील लाइक कि आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू टेल कि मुझे कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है. तो ड्रेस सिलेक्ट करने में ही हमको इतना टाइम लग जाता है, इतना चैलेंजिंग होता है कभी कभी. आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी डज दैट, अ लॉट ऑफ पीपल आर क्विक डिसीजन मेकर्स, बट देर आर मेनी पीपल हु टेक टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड अल्टीमेटली ऑल्सो दे फेल. तो इसीलिए सेम वे में लाइफ के डिसीजन लेना तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है. तो दैट इज समथिंग बीइंग टोल्ड इन दीज लास्ट 2 lines, that it definitely requires a lot of courage and bravery to accept the challenges or to make a decision in your life. The poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision. But obviously इतना possible नहीं होता कि आपने एक decision ले लिया उसके बाद आप जाके उसको change कर लो, नहीं. क्योंकि ये जो poet बोलते हैं कि उनको लग रहा था कि मैं next day आके दूसरे path पे walk कर जाऊंगा, but ऐसा possible है क्या? No. क्योंकि आपने एक बार जो decision ले लिया, you have to walk on that decision, और अगर आपको वो दूसरा decision लेना भी है तो ये time नहीं वापस आएगा, आपको आगे से फिर से beginning से start करना पड़ेगा. You have to start from fresh. So that is something being told in these lines too. The poet decided to take the path that was less traveled by the others because he wanted to do something different in his life. और कुछ डिफरेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है. तो पोएट ने वही किया, ही सिलेक्टेड और ही चोज टू वॉक ऑन अ पाथ विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय. इसका मतलब उन्होंने कुछ डिफरेंट चॉइस जो है अपनी लाइफ में ली, कुछ डिफरेंट डिसीजन लिया. एंड द डिसीजन टेकन मेक्स ऑल द डिफरेंसेज. और वही डिसीजन क्या करता है, आपके पूरे फ्यूचर को चेंज करके रख देता है. वट एवर यू बिकम इन योर फ्यूचर, इट्स ऑल द डिसीजन यू टेक राइट नाउ. So no, the poet does not seem to regret his choice. Definitely हमें पता है poet is very happy with whatever decision he took that day, और इसीलिए वो बिल्कुल regret नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुश हैं अपने decision के साथ. Done? All right. Next is, have you ever had to make a difficult choice, or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reasons? सबसे पहली चीज तो क्या आपने कभी कोई difficult choice की है? So if there is, if you have something like that, to write in your answer, presentable हो जो चीज कि yes, you had a situation where you have to face a dilemma, or you had to make a decision or choose between 2 or more alternatives. Definitely आप इस लाइन में बता सकते हो. अगर आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आप लिख दो नो, अभी तक तो नहीं मैंने कोई चॉइस की है डिफिकल्ट लाइफ में. फिर नेक्स्ट बोला है, डू यू थिंक यू विल हैव, ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस. हर किसी को एक ना एक बार ऐसा करना है. तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने जो आंसर में इसमें मेंशन किया एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ योर 10th बोर्ड्स, कि जब आप सीबीएसई 10th बोर्ड्स या आपने एमपी बोर्ड जो भी आपके जो बोर्ड्स हैं वो अब आप क्लियर कर लोगे 10th के, तो उसके बाद आपको क्या डिसीजन लेना है, सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का, और वही जो है आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा. तो ये आप डिफिकल्ट चॉइस जो है या फिर जो एक डिसीजन मेकिंग होगी वो डेफिनेटली फेस करने वाले हो वंस यू हैव टू यू आर क्लियर्ड और यू आर डन विथ योर 10th एग्जाम्स. तो दैट इज समथिंग यू कैन मेंशन इन दिस. अदरवाइज इफ यू फील नहीं आगे के मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैम. ऑल्सो हाउ विल यू मेक द चॉइस, कैसे करोगे? सेम वे जैसे पोइट ने बोला है, आई वुड डेफिनेटली सी द प्रोज कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आएंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है, किस रूट को या किस पाथ को चूज करना है टू वॉक ऑन, एंड दैट इज समथिंग यू विल डू. तो वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है पोएट के जो वर्ड्स हैं उनको लेकर, क्योंकि पोएम पे बेस्ड क्वेश्चन है तो खुद अपनी अलग से बात नहीं लिखेंगे हम. यहाँ जो पोएट ने हमें कन्वे किया है वो वर्ड्स डेफिनेटली हम यूज करेंगे कि जैसे पोएट ने टाइम लिया टू थिंक अबाउट इट, टू ही मेजर्ड द प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, चैलेंजेस ही वुड फेस. डेफिनेटली यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग टू मेक अ डिसीजन और टू चूज. और या फिर वो जब आप उस पोजिशन पे खड़े होंगे, वो सिचुएशन में आप होंगे, तो कैसे आप डिसीजन लेंगे. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. No, I have not had to make any difficult choice till now in my life. If you are like you had to do it, तो फिर आप क्या लिखोगे? Yes, I had to make a difficult choice. जब भी करी हो आपने in this class or when I was this much years old, जो भी आपके पास मेमोरी है, सिचुएशन है, आप लिख सकते हो. क्लियर? But I think in future I will have difficult choices to make in my career. Definitely career is something जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है choices लेने में, तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा.
After I clear my 10th standard with good grades, I will have to decide which stream to take for further studies. So definitely after you are done with your 10th class, after you obviously pass with good grades, then definitely क्या होगा, आपको next क्या decision लेना होगा कि मैं कौन सी stream choose करूँगा, whether I would take math, science, bio, both of them, commerce, बहुत सी streams हैं, तो that decision is something जो कि एक difficult decision होता है if you are not clear with what you want to do in your future. तो ये एक situation आप definitely face करोगे. This decision would have a major impact on my future as this will decide my career in future. Definitely ये पूरा जो decision है it will make all the difference in your life. जैसे कि poet ने बोला है, क्यों? क्योंकि इसी से आपका आगे का future decide होने वाला है कि आप exactly क्या करोगे life में. I will choose a challenging and unexplored path in my life like the poet did in the poem. क्योंकि poem पे based है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो जैसे poet ने एक ऐसा route choose किया, path choose किया which was less traveled by people. I would also go for something which is unexplored या फिर something which is not selected by many people. I will take the decision after considering the pros and cons of the situation. Next point जो poet के हिसाब से आपको बोलने हैं कि मैं pros, cons, advantages, disadvantages, challenges ये सब चीज़ें measure करते हुए ही decision लूँगा कि मुझे क्या करना है आगे या फिर मुझे क्या subject choose करना है. अगर आपको लगता है आपके पास इससे भी better example है, definitely go for your own answer because that would be more presentable for you. Clear? But obviously जो last के decisions हैं कैसे लोगे वो poet के terms में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. Done? All right. Next is after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? This is something जो कि एक बहुत बड़ा major problem होता है क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम कुछ decision ले लेते हैं फिर उसके बाद अगर हमको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था, कैसे हो गया ये, एंड यू जस्ट एंड अप रिग्रेटिंग ऑल योर लाइफ. राइट? तो दो टाइप की चीज़ें होती है. देखो, एक तो आप पहले ही एनालाइजेशन कर लो, पहले ही आप अवेयर रहो कि हाँ भाई ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं. आई कैन हैव 50-50% प्रोबेबिलिटी कि आई कैन फेल एंड आई कैन बी सक्सेसफुल. तो अगर ये चीज़ ऑलरेडी आप एक्सेप्ट कर लोगे तो अगर आप फेल भी हो जाते हो अनफॉर्चुनेटली तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन इन योर लाइफ. बट अगर आप वहीं रुक कर उसी चीज़ के बारे में रिग्रेट करते रहोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, डेफिनेटली वो क्या करेगा, जो एक्सपीरियंसेस आपने सीखे इस फेलियर से वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे, उससे भी आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे एंड ऑल्सो आगे बढ़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या लो. तो इट्स बेटर टू ओवर थिंक और टू थिंक अबाउट द सिचुएशन बिफोर. ठीक है, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन सोच लो तो ज़्यादा अच्छी बात है. बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. अगर सक्सेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेलियर भी आता है तो कोई बात नहीं, आप आगे मूव ऑन कर पाओगे. डन? ऑल राइट. सो यहाँ तो मैं पॉजिटिव पॉइंट लिखने वाली हूँ कि आई एम एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. इफ यू फील नहीं आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, गो फॉर इट, बट बेटर होता है आंसर्स पॉजिटिव लिखो, ज्यादा अच्छी बात है. डन? ऑल राइट. सो लेट्स रीड द आंसर. It is not always easy to make choices in life because either both the options look fair enough or we don't know which one is better. जैसे पोएट के केस में हुआ ना, दोनों पाथ उनको पहले ऐसा लगता है कि एक जो पाथ है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लेम करता है, फिर बाद में वो देखते हैं अरे दोनों ही पाथ पे सेम है, चैलेंजेस हैं, सेम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होने ही वाले हैं. तो हमें भी यही होता है कि हम डिसीजंस जो है लाइफ में क्यों इतनी इजीली नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है या तो दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट हैं या फिर आपको समझ नहीं आता कौन सा बेटर है. बट वन शुड ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट. हमेशा बी केयरफुल ऑफ दिस. पास्ट इज गॉन, बट ऐसा नहीं है कि इट्स गॉन तो चले जाने दो, नहीं. ऑलवेज ट्राई टू कीप द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम पास्ट इन योर पॉकेट, इन योर माइंड, और बाकी जाने दो. लिव इन प्रेजेंट. ठीक है, लिव इन द मोमेंट. ऑलवेज ट्राई टू यूज दोज एक्सपीरियंसेस टू मेक योर प्रेजेंट बेटर. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली जो भी प्रेजेंट में करो, ट्राई टू थिंक कि हाँ इसका कुछ अच्छा बेटर एडवांटेज मुझे फ्यूचर में मिल सकता है तो लेट मी गो फॉर इट. क्लियर? तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट. One must not feel nervous and get dejected in the trying situations. देखो, हर एक चीज़ में ट्रायल पीरियड होता है, राइट? आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत बेस्ट होते हो किसी चीज़ में, नहीं. ऑब्वियसली आपने धीरे धीरे काम किया है उस पर, बहुत बार फेल हुए होगे, बहुत बार ट्राई किया होगा एंड देन यू केम टू अ पॉइंट जहाँ आपको लगता है आई एम जस्ट आई एम मोल्डेड, आई एम कम्प्लीटली शेप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो वो चीज़ कब होती है? जब आप ट्राइंग सिचुएशन से होके गुजरते हो. एंड इफ़ यू फील डिजेक्टेड, इफ़ यू फील सैड ड्यूरिंग दिस ट्राइंग पीरियड, तो क्या होगा? जो चीज़ें सीखी हैं वो भी क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी.
Any decision should be taken wisely according to our experience and interest. Always try to take a decision ये सोच के कि मैं क्या हूं. देखो खुद को खुद से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता. You know whatever you are, that is better known to you only. ठीक है, तो अगर आप वो चीज़ जानते हो आप क्या हो, फिर भी हाइड कर रहे हो खुद ही से, फिर भी डिसीजन ऐसे ले रहे हो जो आपके लिए बने ही नहीं है, तो डेफिनेटली फिर सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, राइट? तो यहाँ पर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप जो है जो भी डिसीजन लें अपने एक्सपीरियंस और खुद के इंटरेस्ट, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद के पोटेंशियल को मेजर करते हुए लें. After making a choice, I accept the reality. Now I have written positively कि yes, after making a choice, I accept the reality because I took a decision. Why to regret it? I should learn from it. Clear? Regretting the decision is not a positive approach towards life. Such thoughts would not allow us to be happy with what we have gained from our decision. Definitely, जो भी decision से सीखे हो, that would also go waste, that would also go in vain if you just keep on regretting for whatever decision you took in your life. If you try to learn from these, क्या होगा उससे? फिर आप regret नहीं करोगे, आपको लगेगा हाँ ये भी सीखना था मुझे, this would be something जो मुझे आगे जाके और help करने वाला है. Therefore, it's better to accept the reality. Always, it's the best thing. Reality को accept कर लो, तो फिर आगे जाके चीज़ों में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा to work on it or to deal with it. So this is how you can write your answer. Obviously, if you want to add your own points, you can definitely go for it. Done? All right. So with this we come to an end of our topic, which is NCERT solutions of the poem, that is The Road Not Taken. I hope सारे questions आपको clear हैं. Also आपको थोड़े बहुत motivational thoughts भी मिल गए होंगे in between. So I hope you enjoyed this video. Now in the next video we'll meet with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.